दोस्तों नमस्कार। इस देश को चला कौन रहा है और जो चला रहा है उसके पास आकूत संपत्ति जो है वह किसकी है? क्या वाकई उसने यह संपत्ति अपनी मेहनत से बनाई है या इस देश की पूंजी उसके पास धीरे धीरे ट्रांसफर कर दी गई? और यह पूंजी किसी दूसरे ने ट्रांसफर नहीं की, बल्कि जनता ने जिन नेताओं को अपना नुमाइंदा माना और संसद के भीतर भेजा, जिनकी सत्ता बनाई, उसी सत्ता ने बीते 70 बरस में इस देश के भीतर एक पूंजीवादी तबके को खड़ा कर दिया जो मौजूदा शक्ल में कॉरपोरेट के तौर पर है। और सत्ता और कॉरपोरेट का नेक्सस थोड़ा और विस्तार दीजिए तो इस देश के तमाम पॉलिटिशियन और इस देश के पैसे वालों का नेक्सस इस देश में सत्ता चलाता है। और नेता का मतलब यह नहीं कि कौन सत्ता के साथ है और कौन विपक्ष के साथ है, सभी कमोवेश एक ही दायरे में है। और इस देश के भीतर में कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस मोदी सरकार के दौर में राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। यह मुद्दा इस देश की जनता के भीतर तक घुस गया क्योंकि पहली बार इस देश में संसद के जरिए जब कृषि को लेकर रिफॉर्म का सवाल उठा कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म सरकार करना चाहती है, तो उसके पीछे की मंशा भी यही उभर कर आई कि इस देश की खेती को भी वह कॉरपोरेट के हवाले करना चाहती है। यानी ध्यान दीजिए, इस देश में जुड़ा हुआ हर मुद्दा, चाहे वो महंगाई से जुड़ा हो, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ा हो, चाहे इस देश की गरीब जनता के साथ उन परिस्थितियों से जुड़ा हो जहां पर इस देश के भीतर में अभी भी एक बड़ा हिस्सा भूखमरी का शिकार क्यों है, और इस देश में सरकार को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी, वह भी 80 करोड़ लोगों को। और उन 80 करोड़ लोगों में भी जो तादाद सबसे ज्यादा है वो राज्य उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। और संयोग ऐसा है कि भारत की राजनीति में पहली बार कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसमें दो नाम खुले तौर पर पूरे चुनाव की प्रक्रिया में लिए जाते रहे। एक नाम अडानी और दूसरा नाम अंबानी। अडानी और अंबानी का नाम भारत की राजनीति में मुद्दे के तौर पर जब बनता चला गया और उस दौर में नेहरू गांधी परिवार की विरासत को संभाले हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ कांग्रेस की राजनीति बल्कि इस देश की राजनीति को भी बदलने का बीड़ा उठा लिया और पैदल चल पड़े कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसके बाद भारत की राजनीति और राजनीति को समझने वाले इस देश के गरीब लोगों को यह एहसास हो गया कि पहली बार राजनीति, सत्ता, नेता उनके दरवाजे पर आया है और उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है जिससे भारत की राजनीति को बदला जा सके। राहुल गांधी का यह प्रयास क्या भारत की राजनीति को बदल सकता है? जनता ने तो जनादेश जो दिया वो संसद के भीतर चेक एंड बैलेंस वाला है, यानी विपक्ष को इतनी ताकत जरूर दे दी कि वह सत्ता की किसी भी तानाशाही को रोक पाने में सक्षम हो। लेकिन कोई राजनीतिक मुद्दा अगर विपक्ष कॉरपोरेट को लेकर उठाता है और कॉरपोरेट की पूरी पूंजी से इस देश की आर्थिक नीतियां तय हो रही हो और इस देश की आर्थिक नीतियां इस देश के बहुसंख्य तबके को बराबर का हिस्सेदार ना मानती हो, यानी रोजगार दे पाने में वो सक्षम नहीं हो, दूसरी तरफ जहां से रोजगार निकलते हैं वही माध्यम कॉरपोरेट के हाथों में वह दे चुकी हो, इस देश के भीतर में निजी हाथों में सरकारी उपक्रमों को सौंपने की प्रक्रिया जिस तेजी से हुई, जिस तरीके से इस देश के भीतर की पूंजी से कमाई करने की चाहत सरकार में आई और जिस तेजी से इस देश में कॉरपोरेट का नेटवर्क बढ़ता चला गया, और यह मुद्दा भारत की राजनीति में 2024 के चुनाव में जब तेजी से उठना शुरू हुआ और नारों की शक्ल में बाकायदा अंबानी अडानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने निशाने पर इस देश के हर संस्थान को लिया। ईडी उनके दरवाजे पर नहीं जाती है, सीबीआई नहीं जाती है, मीडिया उनके शादी विवाह और उत्सव में शामिल होता है
और इन सब के बीच भारत के भीतर अगर सभी को बराबर मौका नहीं मिलता है तो मतलब एक ही है कि कॉरपोरेट के मुनाफे में कोई दखल सरकार नहीं चाहती है और उसके पास कोई दूसरी इकोनॉमिक्स है ही नहीं। सवाल उस राजनीति का है जिसमें इस देश की जनता ने जो कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस को राहुल गांधी के जरिए पहली बार समझा, उस पहली बार की परिस्थिति में आज जब इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट के घर में शादी हो रही हो और उस शादी का खर्चा भी तकरीबन 3,000 करोड़ के लगभग का बताया जा रहा हो, यहां पर इस देश के भीतर में प्रति व्यक्ति आय महीने की 10,000 रुपए से कम की इस देश के 90% लोगों की आय है और वहां पर शादी का खर्चा 3,000 करोड़ का। मसला यह नहीं है कि वो कॉरपोरेट है, वो कितना खर्च करें, बिल्कुल नहीं। मसला तो यह है जो राजनीतिक मुद्दा इंडिया गठबंधन के भीतर जिन नेताओं ने बनाया और जो राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे और बता रहे थे कि कैसे मोदी सरकार ने कॉरपोरेट के साथ मिलकर इस देश का बंटाधार आर्थिक तौर पर कर दिया, अगर वही नेता इस शादी में शरीक हो रहे हैं तो राजनीतिक तौर पर इस देश का वोटर क्या सोचेगा। ममता बनर्जी पहुंच गई, अखिलेश यादव पहुंच गए, तेजस्वी यादव, लालू यादव, पूरा परिवार पहुंच गया। मुंबई में रहते हैं उद्धव ठाकरे, वो अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन इस दौर में राजनीतिक मुद्दा अंबानी अडानी को बनाया गया, वह भी पहुंच गए। शरद पवार तो यूं ही कॉरपोरेट के लाडले माने जाते रहे, लेकिन इस दौर में वह भी उस राजनीति के साथ खड़े थे जिसमें यह लग रहा था कि इस देश के भीतर समाजवाद की सोच आ गई है। इस देश के भीतर में जो पिछड़ा तबका है उसकी गिनती इसलिए हो रही है क्योंकि उसके सरोकार अभी भी मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। यही सवाल दलितों को लेकर था, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश के भीतर पहली बार दलित वोट भी समाजवादी पार्टी के हक में चला गया और समाजवाद का नारा लगाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के पक्ष में नारे आज मुंबई एयरपोर्ट पर लग रहे थे। हमें लगता है एक एक चीज को ध्यान से परखने की जरूरत है, क्योंकि इस दौर में इन तमाम लोगों के घर पर मुकेश अंबानी नहीं गए थे, वो गए थे 10 जनपद गांधी परिवार के घर पर सोनिया गांधी को निमंत्रण देने। और जब वो निमंत्रण देने गए थे उस वक्त राहुल गांधी घर से निकल गए और तकरीबन 10-15 किलोमीटर की दूरी पर जेटीपी नगर जो है, गुरु तेग बहादुर नगर है, वहां पर वो मजदूरों के बीच बैठकर राजमिस्त्री का काम सीख रहे थे, समझ रहे थे, मजदूरों के दर्द को बांट रहे थे। तो क्या भारत की जिस राजनीति को राहुल गांधी बदलना चाहते हैं और इन 70 वर्षों में इससे पहले कभी किसी ने कॉरपोरेट को ठेंगा इस रूप में दिखाया नहीं होगा, वो टाटा बिरला का दौर हो या मौजूदा वक्त में अडानी और अंबानी का दौर हो, राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी ने जिस लकीर को इस देश की राजनीति को बदलने के लिए खींचा है, उस लकीर पर चल पाना शायद इंडिया गठबंधन के भीतर भी सभी के बूते की बात नहीं है। इसीलिए तो सफाई देते हुए ममता बनर्जी बंगाल से कैसे निकली, उन्होंने कहा कि वो जा रही हैं क्योंकि कई बार गुजारिश की गई कि आप शादी में आइए, मैं मना नहीं कर पाई, लेकिन मुंबई जा रही हूं तो वहां पर राजनीतिक तौर पर उद्धव ठाकरे से मिलूंगी, अखिलेश यादव आ रहे हैं उनसे भी मुलाकात होगी, शरद पवार के घर भी जाऊंगी। यानी उसमें भी दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से डिफेंसिव वे में ममता बनर्जी समझ रही है। लेकिन क्या इस दौर में कॉरपोरेट की पूंजी हर राजनीतिक सत्ता, हर नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है? आइए आज एक एक चीज पर परखा जाए, लेकिन उससे पहले सुनिए ममता बनर्जी कल जब निकल रही थी तो उन्होंने क्या कहा था। বাট আমি হয়তো যেতে পারতাম না, কিন্তু এতবার করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যে একেবারে ছেলে থেকে শুরু করে নিকাজি থেকে শুরু করে মুম্বাই মুকেশজি থেকে শুরু করে বারবার, সেই জন্যই আমি যাচ্ছি। আমি কালকে উদ্ধব ঠাকরের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি, রাজনৈতিক কথা হবে, কারণ অনেকদিন দেখা হয়নি ইলেকশনের পর, এবং শারদজির বাড়িতেও যাব। শারদ পরের সাথেও আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি, একটা 4টে আছে, একটা 5টা আছে। অখিলেশও কালকে গিয়ে পৌঁছবে, ওর সাথেও দেখা হলে হয়ে যেতে পারে, এখনো ঠিক হয়নি কখন কখন পৌঁছবে না পৌঁছবে। আমি কালকে তারপরে বিয়েতে অ্যাটেন্ড করে পরশুদিন ফিরে চলে আসবো। अब यह सवाल तो ममता बनर्जी से कोई भी पूछ सकता है कि फिर अंबानी, अडानी और कॉरपोरेट और मोदी के नेक्सस का जिक्र 2024 के चुनाव में क्यों हो रहा था,
और अगर वो अपनी जुबान से उस वक्त अंबानी अडानी नहीं कह रही थी तो जो कह रहे थे उनके साथ वो क्यों खड़ी हो गई, बैठकों में क्यों शामिल हो गई? और अगर बैठकों से कन्नी काटती रही तो क्या उनकी राजनीति उसी दिशा में जाती है जहां पर कॉरपोरेट और सरकार और सत्ता का नेक्सस होता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति के भीतर गरीब वोटरों की बड़ी तादाद है। तकरीबन वेस्ट बंगाल में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों की तादाद 5 करोड़ से ज्यादा की है। यही सोचिए कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अनाज बांटा जाता है, उस अनाज के भीतर का भी हिस्सा यह है कि तकरीबन 16.5 लाख परिवारों पर वो अनाज जाता है। इस देश के कुल अनाज वितरण की संख्या 237 लाख परिवार है। इसमें से 16.42 लाख जो है पश्चिम बंगाल के हैं। मसला यह भी नहीं है, मसला तो यह है कि जिन लोगों ने ममता बनर्जी की पार्टी को चुना और इस देश की राजनीति में आर्थिक परिस्थितियां जो डामाडोल हुई हैं, उसकी वजह अगर इस देश में कॉरपोरेट की बढ़ती हुई पूंजी और सरकार का उसके साथ खड़ा होना है, और कॉरपोरेट को भी यह पता है कि अगर सरकार उसके साथ रहेगी तो उसके नेटवर्थ में कभी कमी आएगी नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा। और यह हुआ है बीते 10 बरस में। यानी राजनीतिक मुद्दा इस देश की इकोनॉमी, कॉरपोरेट और प्रधानमंत्री मोदी के उस नेक्सस को लेकर इलेक्शन में बनाया गया। और उसके ठीक बाद पश्चिम बंगाल के भीतर अगर झारग्राम में चले जाइए, मेदिनीपुर चले जाइए, बोकड़ा के इलाके में चले जाइए, बोलपुर चले जाइए, बीरभूम चले जाइए, आरामबाग चले जाइए, जामनगर चले जाइए, मथुरपुर चले जाइए, उलबरिया चले जाइए, बारासात चले जाइए, डमडम चले जाइए, बैरकपुर चले जाइए, बेहरामपुर चले जाइए। ये तमाम सीटों का नाम हम जो ले रहे हैं, यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी जीती है। और वहां के वोटरों की चाहत हमेशा से रहेगी कि उनकी जिंदगी अपने आप में ठीक हो। वो ठीक कैसे होगी? वो तभी होगी जब केंद्र की नीतियां उनके अनुकूल होगी। वो अनुकूल नीतियां तभी होंगी जब इस देश के भीतर में पॉलिटिकल मैसेज निकल कर जाएगा कि केंद्र की नीति जो कॉरपोरेट के साथ खड़ी हो चली है, उसमें सरकार को जिम्मेदारी लेना होगा और वेलफेयर स्टेट के तहत सोचना होगा कि इस देश का कल्याण कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी लेकिन गई और इंडिया बनने के वक्त जिन बातों का जिक्र हो रहा था, एक क्षण में आपको लगेगा वो धराशायी हो गया। हमें लगता है इस देश के सबसे गरीब पिछड़े राज्य में बिहार की शुमारी है, और बिहार के भीतर जिन 4 सीटों पर आरजेडी जीती है, उसमें एक औरंगाबाद, जहानाबाद और बक्सर है। पाटलिपुत्रा भी है। हालांकि पाटलिपुत्रा की जिस सीट पर जीती है आरजेडी, वहां के लोगों की भी सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है कि इस देश के एवरेज को वो छू सके। आप कल्पना कीजिए कि समूचे बिहार की प्रति व्यक्ति आय इस देश के एवरेज प्रति व्यक्ति आय से आधे पर है। और जिन इलाकों में जीती औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर का जो हम जिक्र कर रहे हैं, यहां महीने का 10,000 रुपया भी किसी को मिल नहीं पाता है। यानी उनकी आर्थिक माली स्थिति कैसे सुधरेगी? और इस देश के भीतर में जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन या कॉरपोरेट की हिस्सेदारी है, वो क्या सिर्फ इस आधार पे है कि उनको कुछ मुनाफा चाहिए और तभी दिया जाएगा? यह थ्योरी तो कभी नहीं रही। और खुद लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे, वह जिन गरीब गुरबों का जिक्र करते थे, उनके अपने जीवन में क्या प्रभावित चीजें हुई और कैसे पटरी पर आई, यह सवाल आज इसलिए मौजूद है क्योंकि पूरे बिहार के भीतर लगातार तेजस्वी यादव घूम रहे थे और एहसास करा रहे थे कि कौन सी परिस्थिति उनकी है और जब सत्ता आएगी तो किस तरीके से उनकी भागीदारी और उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। अगर उस डिजाइन को इस देश में लागू कर दिया जाए तो कॉरपोरेट का नेटवर्थ नहीं बढ़ेगा। कॉरपोरेट के हाथों में जो सब कुछ सौंप दिया गया है, वह भी इन्हें गिने चुने में, जिसमें अंबानी अडानी का जिक्र बार बार होता है, तो उसमें कुछ और इंडस्ट्रीज निकल कर आएंगे। तो क्या यह पूरी थ्योरी धरी की धरी रह गई? आज जब पूरा परिवार निकला मुंबई के लिए, पटना की तस्वीर, जब मुंबई पहुंचे वहां पर लालू यादव नजर आए, बाहर निकल रहे थे। कहां जा रहे थे? तो अंबानी के विवाह में आज ही शाम 8 बजे वरमाला डाली जाएगी। यह 3 दिन का उत्सव है। सब लोग कल हालांकि लौट ही आएंगे, लेकिन फिर भी यह उत्सव है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की परिस्थिति के भीतर अडानी और अंबानी के साथ खड़े होने की सोच, और बिहार जैसे राज्य में जो कि नीति आयोग के अपने चैप्टर में सबसे गरीब है, ना सिर्फ सबसे गरीब है और दूसरा आदमी गरीब है बिहार के भीतर, और देश के सबसे रईस शख्स की शादी में उन नेताओं की मौजूदगी जो कि इस राजनीति को खेलते रहे, चलते रहे, इस परिस्थिति को देखना चाहिए। आज आप लोग जा रहे हैं मुंबई, क्या कहेंगे? दीदी मुंबई जा रहे हैं।
मुंबई जा रहे हैं। निमंत्रण है उसमें हम लोग जा रहे हैं। लालू जी मुख्यमंत्री पैर छू रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी इस बात से वाकिफ हैं कि भारत की राजनीति में नेतागिरी तभी की जा सकती है जब उसके साथ कॉरपोरेट की पूंजी हो, पैसे वालों का पैसा हो, और जब वो पैसा देते हैं और वो चुनाव जीत जाता है नेता, तो उसके बाद उसकी एवज में बहुत कुछ दे देता है। क्या भारत की इस राजनीति की नब्ज को राहुल गांधी ने पकड़ा, इसीलिए पहली बार कांग्रेस का अपना जो कॉर्पोरेटाइजेशन था उसमें एक बड़ा चेंज दिखाई दिया, और यह चेंज पहली बार उस मंडल की राजनीति से आगे निकलकर, या बाबा साहब अंबेडकर जिसका जिक्र किया करते थे कि संविधान का मतलब तो तभी बचेगा जब इस देश में बराबरी की स्थिति और आर्थिक तौर पर पिछड़ों को संपन्न करने की सोच होगी, और उसके साथ उन्होंने एजुकेशन को भी जोड़ा, शिक्षा को भी जोड़ा। तो क्या राहुल गांधी इस बात को समझते हुए इन परिस्थिति में बदल पाएंगे, या पहली आवाज उन्होंने यह सोचकर उठाई कि चलिए विपक्ष को पहले एकजुट किया जाए। लेकिन भारत की बदलती राजनीति का यह दृश्य इसीलिए इस वक्त चौंका रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन के वही चेहरे नजर आ रहे हैं उसी विवाह में जो राजनीतिक तौर पर निशाने पर था। आप कह सकते हैं यहां पर कि देखिए ये तो परंपरा है, किसी के घर विवाह है, आशीर्वाद देने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश के गरीबों का हक अगर उन्हें नहीं मिल रहा है और वो मुद्दा राजनीतिक तौर पर बना दिया गया, और उस मुद्दे के साथ इस देश में खलनायक के तौर पर भारत की सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस को उभारा गया, इस देश की आर्थिक नीतियों को बताया गया, किस तरीके से लाभ दिया जा रहा है, देश की जीडीपी नहीं बढ़ती है लेकिन कॉरपोरेट की पूंजी बढ़ जाती है, ये कौन सा नेक्सस है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसमें शरीक होते हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि सत्ता के पास कोई दूसरा विजन, जिन नेताओं की मौजूदगी, और राहुल गांधी क्या इसी को बदलना चाहते थे। इसीलिए पहली बार भारत की राजनीति में किसी बड़े कॉरपोरेट में एक बड़ा नेता नहीं पहुंचा, यह जानते समझते हुए कि दरअसल हर कोई पहुंचेगा, या वो भी नहीं जानते थे कि हर कोई पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति में देखें तो इलाकों को देखिए, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, सलीमपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, संत कबीर नगर, बस्ती, शास्त्री, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, हमीरपुर, जालौन, बांदा, जो बुंदेलखंड का इलाका, इन तमाम जगहों पर अगर आप घूमिएगा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के इलाकों का हम नाम ले रहे थे, इतने गरीब और पिछड़े इलाके हैं, यहां पर ना कोई काम है, और काम की खोज में लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हैं या फिर वहां से निकलकर किसी तरह लखनऊ पहुंचते हैं और उसके बाद देश के दूसरे दूसरे हिस्सों में चले जाते थे। और कोविड काल में यह बात निकल कर आई कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम मजदूर प्रवासी के तौर पर देश भर में फैले हुए हैं, उन इलाकों की गरीबी की स्थिति क्या है, क्योंकि जब वो कोविड के दौर में लौटे वहां पर कोई काम नहीं था, मनरेगा से जुड़े, मनरेगा में काम नहीं था, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो जिए तो कैसे जिए। और यही एक असंगठित क्षेत्र का पूरा हिस्सा था जो तहस नहस हो गया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई और स्थिति इतनी विकट होती चली गई इस देश के भीतर में कि लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई, असंगठित क्षेत्र तहस नहस हो गया। और खास तौर से जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो प्रवासी मजदूरों की परिस्थिति थी, उसमें बार बार तो यही कहा गया कि बड़े पूंजीपति और कॉरपोरेट की पूंजी बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिए गए। राहुल गांधी ने जिक्र किया पार्लियामेंट के भीतर कि वो गुजरात गए, तो वहां जाकर उन लोग कह रहे थे कि दरअसल नोटबंदी और जीएसटी इसलिए लाई गई क्योंकि वो अपने रईस मित्रों को लाभ दे सके। उन्हीं रईस मित्रों के साथ कैसे खड़ा हुआ जा सकता। और अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे तो नारे लग रहे थे। दरअसल यह पूरी परिस्थिति उस राजनीति का ढहढाना है जिसमें इस देश की जनता को बार बार यह महसूस होता है कि उसके साथ धोखा हो गया। क्योंकि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति को साधने वाले उद्धव ठाकरे और शरद पवार, यह भी तो परिवार के साथ शादी में शरीक हैं।
आप कह सकते हैं वो तो मुंबई में है, क्या करेंगे। लेकिन यहां पर दो सवाल हर जहन में रहता है। अगर आप राजनीतिक तौर पर नैतिकता के साथ इस देश की जनता को यह मैसेज दे रहे हैं कि आप ईमानदार हैं और इस देश की उस राजनीति को बदलना चाहते हैं, या आप सत्ता में आए तो मौजूदा मोदी सत्ता जो है उससे हटकर आपकी राजनीति होगी और आपका एक विजन होगा, जिसकी खोज राहुल गांधी कर रहे हैं। और वो लगातार इन परिस्थितियों से जूझ भी रहे हैं। इसीलिए इस देश के उन तबकों के बीच वो लगातार नजर आते हैं जो तबका अपने आप को बहुत अकेला पाता है, उसके लिए रोजगार के पास साधन नहीं है। लेकिन ये पूरी की पूरी कतार अगर राजनीतिक तौर पर यह मान लिया जाए कि अगर ये सत्ता में होंगे तो अंबानी हो या अडानी हो या कोई भी हो, XYZ, वही राजनीति, वही तरीके और उसी तरीके की बाजार इकोनॉमी और उसी तरीके से कॉरपोरेट को लाभ देना, और इसके अलावे कोई सोच है नहीं। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? और अगर सोच इनके पास नहीं है तो हमें लगता है कि इस देश की जनता को विकल्प के तौर पर अब एक नई सोच को सामने लाना होगा। या एक दूसरी परिस्थिति यह भी हो सकती है कि राहुल गांधी जिस राजनीति को साधते हुए पहली बार अपने घर आए मेहमान के तौर पर मुकेश अंबानी के सामने तक नहीं बैठे और परिवार के लोग शादी में नहीं गए, ये मैसेज उस राजनीति के लिए है कि जनता तय करे कि वो जिन अपने नुमाइंदों को चुनती है वो किनके यहां जा रहे हैं, और क्या ये सिर्फ एक परंपरा और रस्म भर है, क्योंकि इसके राजनीतिक मायने इस देश के भीतर नहीं दुनिया भर के भीतर है। अब आप सोचिए, जो शख्स 100 चार्टर्ड विमान को किराए पर ले ले और दुनिया भर से हर किसी को चार्टर्ड विमान बेचकर बुलाया जा रहा हो, जाहिर है उसके बाद जब निकलेंगे तो उनको कुछ तोहफे के तौर पर भी दिया जाएगा। इस देश के भीतर इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या था? यह तो तोहफा ही था ना अपने आप में, जो तमाम कॉरपोरेट दे रहे थे। लगभग 6-6.5 हजार करोड़ रुपए बीजेपी को दिए, 1,000 करोड़ से कुछ ज्यादा कांग्रेस को दिया, 1,000 से कुछ ज्यादा ममता बनर्जी को दिया गया, टीएमसी को दिया गया। यह मैसेज क्या था? और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पूरा गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा था। अब वो जो पैसा दे रहे थे कॉर्पोरेट, उनके पास पैसा कहां से आ रहा था? वो भी गैर कानूनी होगा। सरकार की जो नीतियां बन रही होंगी कॉर्पोरेट के अनुकूल, वह भी इस देश के अनुकूल नहीं होगी। ये तमाम लकीर बहुत साफ बताती है कि भारत की मौजूदा राजनीति कॉर्पोरेट और सरकार के नेक्सस में अंदर से सड़ गल चुकी है और इसको बदलने की जरूरत है। और यह बदलने की सोच क्या मौजूदा वक्त में इंडिया गठबंधन के भीतर जो जुटे हुए चेहरे आज विवाह के मैदान में नजर आ रहे हैं, उन चेहरों से हटकर होगा। एक नई सोच इस देश के भीतर लानी होगी, क्योंकि बेरोजगारी की परिस्थिति उस गुजरात के भीतर भी है जिस गुजरात से सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट निकले हैं, वो अंबानी हो या अडानी हो, और इसके अलावा 18 और बड़े कॉर्पोरेट हैं जो देश के सबसे ताकतवर पैसे वाले लोग हैं। उस गुजरात की एक तस्वीर देखिए, 25 वैकेंसी निकली एक जगह और जिस होटल में बुलाया गया वहां लाखों की तादाद में उस 25 नौकरी में से एक नौकरी मिल जाए पाने के लिए लाखों बच्चे वहां पर जुट गए। यह तस्वीर अपने आप में सारी कहानी कह देती है कि इस देश का सच क्या है। गुजरात जैसे राज्य में जब बेरोजगारी का यह आलम है, जहां से सबसे ज्यादा कॉरपोरेट निकले, जहां से इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री निकले हैं, उस राज्य की नीतियों को लेकर भी इस देश के अनुकूल परिस्थिति खड़ा कर पाने में सरकार और कॉरपोरेट नहीं है। यानी इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और शायद इसीलिए 3 सबसे बड़े मैसेज हैं। पहला मैसेज तो इस देश के भीतर में बिहार से ही निकल कर आया, जहां पर जातीय जनगणना हुई, जातियों की आर्थिक स्थितियां बताई गई, लेकिन उन्हीं जातियों से जुड़े हुए नेता जो विधानसभा और लोकसभा में है, उसमें कोई ऐसा नहीं जो लखपति या करोड़पति ना हो, वो किसी भी जाति का हो। यह मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है। पहला मैसेज कि राजनीति का अपना कॉर्पोरेटरीकरण इस देश में हो चला है, और वो कॉर्पोरेट का विरोध अगर करते हैं तो इस देश के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। दूसरा मैसेज, इस देश का कॉर्पोरेट इस हकीकत को समझता है कि भारत की संसदीय राजनीतिक व्यवस्था बिना पैसे के चल नहीं सकती है और पैसा बनाने के तरीके वही जानता है।
और किससे कितनी पूंजी लेनी है, किसको कितनी पूंजी देनी है, इस देश के तमाम संस्थानों को कैसे अपने हथेली में करना है और उसकी एवज में चंद पैसे कैसे राजनीति को दे देनी है। क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड 16,000 करोड़ का निकल कर आया, उसकी एवज में इस देश के कॉरपोरेट को जो अलग अलग तरीके से इस देश की पूंजी सौंपी गई, उसका एक टेंटेटिव आकलन हमारी टीम ने किया और उसने बतलाया तकरीबन 50 लाख करोड़, उससे कहीं ज्यादा की रकम ट्रांसफर हुई अलग अलग माध्यमों के माध्यम से। वो इंडस्ट्री की शक्ल में हो, वो डिसइन्वेस्टमेंट की शक्ल में हो, वो प्राइवेटाइजेशन की शक्ल में हो, यानी 50 लाख करोड़ दिया तो 16,000 करोड़ रुपए आ गया। ये कौन सी परिस्थिति है जिसमें इस देश की राजनीति का भी कॉर्पोरेटीकरण हो गया? यानी मौका मिले तो वह भी करप्ट होंगे, मौका मिले तो वह भी कॉर्पोरेट के साथ खड़े होंगे, मौका मिले तो फिर पैसा ही सब कुछ होगा और मौका मिले तो फिर बदल जाएंगे। तीसरी परिस्थिति जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस दौर में राहुल गांधी अलग क्यों हैं और राजनीतिक तौर पर उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती क्यों दे डाली है जो आज तक इस देश की राजनीति में इससे पहले कोई दे नहीं पाया। वो टाटा बिरला का ही युग क्यों ना हो, उस दौर में भी कोई चुनौती दे नहीं पाया इस रूप में जो खुले तौर पर चुनौती इस दौर में राहुल गांधी दे रहे हैं। अंबानी राजीव गांधी से मिलना चाहते थे, वो टाइम नहीं दे रहे थे, प्रणब मुखर्जी ने व्यवस्था की और धीरू भाई जब मिलने आए राजीव गांधी से तो उस वक्त उन्होंने एक रकम बताई और कहा कि आपकी माताजी इतनी रकम जो हमारे पास छोड़ कर गई है। और उस 5 मिनट की मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक चल गई और उसके बाद स्थिति देश की बदल गई। लेकिन राहुल गांधी इससे हटकर इस देश की उस राजनीतिक लकीर को खींच रहे हैं जो नेहरू गांधी परिवार से हटकर मौजूदा वक्त में जनता से जुड़ी हुई जरूरत और उनकी न्यूनतम संघर्ष के साथ न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने की परिस्थिति को मुख्य धारा की राजनीति में कैसे लेकर आया जाए, यह संघर्ष है। तो क्या यह संघर्ष राजनीतिक तौर पर इस देश की सत्ता, सियासत और कॉर्पोरेट सत्ता के नेक्सस को बदल पाएगा? असल सवाल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।